Good morning to all of you. Myself Nirja Tiwari, Assistant Professor, Department of Mining Engineering, स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी सागर। आज हम कंप्यूटर और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कंप्यूटर के डेवलपमेंट से लेके अब तक कंप्यूटर में क्या क्या चेंजेस, मॉडिफिकेशन या कि फिर अपडेशन हुए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर किसे कहते हैं। कंप्यूटर जो है वो कंप्यूट वर्ड से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है टू कैलकुलेट, मीन्स गणना करना। सो कंप्यूटर की डेफिनेशन कुछ ऐसी बनती है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन और कैलकुलेटिंग डिवाइस that perform arithmetic operation and logical operation as given by the instructions। मीन्स कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन या कैलकुलेटिंग डिवाइस है जो अर्थमेटिक ऑपरेशन या मैथमेटिकल ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन को दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग सॉल्व करता है। यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेशन का मतलब है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे आपके हो गए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलो डिवीजन। और लॉजिकल ऑपरेशन का मतलब है ऐसे ऑपरेशन जो लॉजिक के बेस पे सॉल्व किए जाते हैं, जैसे आपका हो गया लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल, नॉट इक्वल, एक्सेट्रा। देन कंप्यूटर एक मशीन होती है। मशीन क्या करती है, इसमें क्या होता है, जो भी हमारा डेटा होता है वो हम इनपुट देते हैं और डेटा इनपुट होने के बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेस होने के बाद डेटा एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है और वो इन्फॉर्मेशन हमें एज आउटपुट मिल जाती है। यहाँ पे डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए हम इनपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, OCR, OMR जैसे डिवाइसेस का यूज करते हैं और डेटा आउटपुट मिलने के बाद हमें मॉनिटर, प्रिंटर ऐसे डिवाइसेस पे हमें डेटा एज आउटपुट मिल जाता है। देन नेक्स्ट आपका अगला टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में जनरेशन का मतलब है चेंजेस इन टेक्नोलॉजी इन द कंप्यूटर, मींस कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में होने वाले बदलाव। कंप्यूटर जो है आपका वो 16th सेंचुरी से डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो चुका था। तब से लेके आज तक कंप्यूटर में टाइम टू टाइम में डिफरेंट टाइप के चेंजेस हुए हैं, उसमें कुछ अपडेशन हुए हैं, मॉडिफिकेशन हुए हैं, जिन्हें एक जनरेशन के फॉर्मेट में डिवाइड किया गया है। इस तरह से कंप्यूटर में हमारे पास 5 जनरेशन आती है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1942 टू 1955। सेकेंड है सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1956 टू 1964। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1964 टू 1975। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1975 टू 1989 एंड लास्ट है आपका फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है आपकी 1989 टू ऑनवर्ड। यहाँ पे जो भी जनरेशन दी गई है उनके ईयर में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, प्रॉपर ऐसा फिक्स नहीं है कि अगर आपकी कोई जनरेशन दी हुई है फॉर एग्जांपल फर्स्ट जनरेशन तो 1942 से ही स्टार्ट हुई है, हो सकता है वो 1-2 साल आगे या कि फिर पीछे से भी स्टार्ट हो सकती है, लेकिन प्रॉपर यहाँ पर एक टाइम पीरियड अलॉट कर दिया गया है कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक के बीच का टाइम पर्टिकुलर इस जनरेशन को कहा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका आता है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो थी आपकी 1942 से लेके 1955 के बीच की, मींस 1942 से लेके 1955 के बीच का टाइम जो है वो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। वैक्यूम ट्यूब सिंपली एक इलेक्ट्रिसिटी बल्ब की तरह एक ग्लास का बल्ब होता है जिसके अंदर से गैस को रिमूव करके उसे प्रॉपरली एयरलेस कर दिया जाता है। गैस रिमूव होने के बाद उस बल्ब में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए जाते हैं, चार्ज करंट सप्लाई किया जाता है, जिसके बेस पे उसमें कैलकुलेशन, डेटा की प्रोसेसिंग, चेंजेस सभी चीज़ें काम करती थी। तो यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज उस जनरेशन के कंप्यूटर पे किया गया था। उस जनरेशन में बनने वाले कंप्यूटर में जो वैक्यूम ट्यूब था वो कैलकुलेशन के साथ साथ प्रोसेसिंग और कंट्रोलिंग का काम भी करता था, मींस आपके सिस्टम की पूरी कंट्रोलिंग वैक्यूम ट्यूब ही करेगा। फर्स्ट जनरेशन में बनने वाले कंप्यूटर जो थे उनमें बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी यूज की जा रही थी। वहाँ पर पंच कार्ड, पेपर टेप, मैग्नेटिक टेप हम एज अ इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस यूज करते थे, क्योंकि उस टाइम तक माउस इनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया था। इस जनरेशन में प्रोग्रामिंग करने के लिए मशीन लैंग्वेज यूज की जा रही थी। मशीन लैंग्वेज में सिंपली आपके 2 ही वर्ड होते थे, 0 और 1। मीन्स अगर आपको कोई भी कोडिंग करनी है तो हमें केवल पूरी की पूरी कोडिंग 0 और 1 में करनी होगी, जिस कारण से फर्स्ट जनरेशन में प्रोग्रामिंग करना काफ़ी अधिक कॉम्प्लिकेटेड था। नेक्स्ट देन अगला आपका आया मेन फीचर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन
आपके फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर बनाए गए थे उनमें काफ़ी सारे फीचर्स थे, कहने को तो वो फीचर्स थे लेकिन आज के अकॉर्डिंग वो क्या है, एक तरह से ड्रॉबैक है। देखते हैं इनमें कौन कौन से आपके फीचर्स हैं। इसमें आपका पहला फीचर्स है वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। आपके जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर बनाए गए थे वो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थे। वैक्यूम ट्यूब सिंपली क्या थी, आपकी एक इलेक्ट्रिसिटी बल्ब की तरह दिखने वाला एक ग्लास का बल्ब था। सेकेंड है आपका अनरिलायबल। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर पूरी तरह से अनरिलायबल थे, मींस अगर आप उसमें कोई डेटा प्रोसेस करने के लिए दे रहे हैं तो जो आपको आउटपुट मिल रहा है आप उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते थे। सपोर्ट मशीन लैंग्वेज ओनली। फर्स्ट जनरेशन के टाइम पे केवल मशीन लैंग्वेज ही डेवलप हो सकी थी, इस कारण से उस जनरेशन में केवल क्या था, आपके जो सिस्टम थे वो मशीन लैंग्वेज पे ही सपोर्ट करते थे। वेरी कॉस्टली। फर्स्ट जनरेशन के सिस्टम कॉस्ट वाइज काफ़ी ज़्यादा थे, काफ़ी कॉस्टली थे, जिस कारण से उन्हें परचेस करना नॉर्मल पर्सन के बस की बात नहीं थी। उन्हें बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन ही परचेस कर पा रही थी। जनरेटेड लॉट ऑफ हीट। फर्स्ट जनरेशन में बनने वाले कंप्यूटर काफ़ी बड़े साइज के होते थे, जिस कारण से उनसे काफ़ी अधिक हीट प्रोड्यूस होती थी। स्लो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। फर्स्ट जनरेशन में कीबोर्ड, माउस इनका डेवलपमेंट हुआ नहीं था, जिस कारण से इस समय पे यूज होने वाले इनपुट डिवाइसेस काफ़ी धीमा काम कर रहे थे। यूज साइज। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके फर्स्ट जनरेशन के सिस्टम में थी इनकी साइज काफ़ी ज़्यादा थी। फर्स्ट जनरेशन में जो आपका पहला सिस्टम बना था ENIAC, ये तकरीबन 30 से लेके 50 फीट लंबा था। मतलब आपको अगर इसे इंस्टॉल करना है तो आपके पास 30x50 का एक नॉर्मल रूम होना चाहिए, तभी वहाँ पर इसे हम इंस्टॉल कर सकते थे। नीड ऑफ AC। फर्स्ट जनरेशन में बनने वाले कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें AC की रिक्वायरमेंट बहुत होती थी। क्यों? क्योंकि मशीन साइज वाइज काफ़ी ज़्यादा थी, काफ़ी अधिक हीट प्रोड्यूस कर रही थी और उस मशीन को ठंडा रखने के लिए हमें AC की रिक्वायरमेंट थी। अगर AC का यूज हम नहीं करेंगे तो सिस्टम में इंटरनली काफ़ी सारे डिवाइसेस, काफ़ी सारे सर्किट के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते थे, क्योंकि मशीन क्या कर रही थी, काफ़ी अधिक मात्रा में हीट प्रोड्यूस कर रही थी। कंज्यूम लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट जनरेशन के जो आपके कंप्यूटर थे वो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे थे। सम कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन वेयर ENIAC, EDVAC, UNIVAC, IBM 701 एंड IBM 650। आपके फर्स्ट जनरेशन का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC तकरीबन 30 बाई 50 फीट लंबा था, ये 30 टन वजनी था और इसे चलाने के लिए इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था और ये तकरीबन 1,50,000 वोल्ट करंट चार्जेस सप्लाई करने पर ही ये काम कर सकता था। तो इससे अंदाज़ा लग रहा है कि फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो कितने बड़े होते थे और इन पे काम करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। नेक्स्ट है आपका सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1956 टू 1965। मीन्स 1956 से लेके 1964 के बीच का टाइम सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को दिया गया है। इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी को ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी से रिप्लेस कर दिया गया। मतलब हम वैक्यूम ट्यूब की जगह पे यहाँ पे क्या कर रहे थे, ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे थे। क्यों? क्योंकि जो ट्रांजिस्टर था वो वैक्यूम ट्यूब के कंपेरिजन में काफ़ी चीपर था, कंज्यूम लेस पावर, कॉम्पैक्ट इन साइज, रिलायबल, फास्टर। इस कारण से क्या हो रहा था, वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। साथ ही साथ हम मैग्नेटिक कोर एज अ प्राइमरी मेमोरी एंड मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क एज अ सेकेंडरी मेमोरी हम यूज कर रहे थे। मतलब डेटा सेव करने के लिए हम प्राइमरी मेमोरी की जगह प्राइमरी मेमोरी के लिए मैग्नेटिक कोर और सेकेंडरी मेमोरी के लिए हम मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का यूज कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम तक हमारी हार्ड डिस्क डेवलप नहीं हो पाई थी। सेकेंड जनरेशन में जो हम लैंग्वेज यूज कर रहे थे वो असेंबली लैंग्वेज के साथ साथ हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी यूज करने लगे थे। मतलब फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास केवल मशीन लैंग्वेज थी, सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, मशीन लैंग्वेज में कुछ अपडेशन किए गए, कुछ मॉडिफिकेशन किए गए, कुछ सिंबल्स बनाए गए जो असेंबली लैंग्वेज में स्टोर किए गए थे। हम इस कारण से हम क्या कर रहे थे, असेंबली लैंग्वेज का यूज कर रहे थे। साथ ही साथ कुछ आपकी बेसिक हाई लेवल लैंग्वेज थी, जैसे आपका फोर्टॉन हो गया, कोबोल हो गया, इन लैंग्वेज का यूज हम करना स्टार्ट कर दिए थे। साथ ही साथ सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में हम बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे थे। मेन फीचर्स ऑफ सेकेंड जनरेशन आर यूज ऑफ ट्रांजिस्टर। सेकेंड जनरेशन के सिस्टम में वैक्यूम ट्यूब की जगह पे ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। रिलायबल इन कंपेरिजन ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन के जो आपके कंप्यूटर थे वो रिलायबल थे कंपेयर टू सेकेंड जनरेशन के जो आपके कंप्यूटर थे वो रिलायबल थे कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। स्मॉलर साइज एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब की जगह पे ट्रांजिस्टर के यूज करने से साइज में थोड़े से चेंजेस हुआ था, लेकिन साइज अभी भी क्या था, उतना ही था।
थोड़ा सा छोटा हुआ है, लेकिन अभी भी साइज़ की प्रॉब्लम क्या है, बनी हुई है। हो सकता है जहाँ पहले हमें एक कंप्यूटर को इंस्टॉल करने के लिए 30x50 का फीट का एक रूम चाहिए, वहाँ पर अब हो सकता है उसको हमें सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर को इंस्टॉल करने के लिए 80x20 फीट का एक रूम चाहिए हो। जनरेट लेस हीट एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। इस जनरेशन के कंप्यूटर जो थे वो कम हीट जनरेट कर रहे थे एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। कंप्यूटर जो थे वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने की उनकी जो कैपेसिटी थी वो थोड़ा सा कम हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ पे साइज़ क्या हो गया है, कम हो गया है, साइज़ थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, जिस कारण से इलेक्ट्रिसिटी भी क्या करेंगे, ये कम कंज्यूम करेंगे। फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। अब यहाँ पे ट्रांजिस्टर यूज करने से हमारे जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के कंपैरिजन में सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनकी स्पीड थोड़ा सा बढ़ गई थी। स्टिल वेरी कॉस्टली, लेकिन कॉस्ट क्या है, अभी भी बरकरार है। जैसे आपके फर्स्ट जनरेशन के सिस्टम काफ़ी कॉस्टली थे, वैसे ये सिस्टम भी क्या थे, अभी भी कॉस्टली बने हुए थे। एसी नीडेड, अभी भी एसी की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि सिस्टम क्या कर रहे थे, हीट जनरेट कर रहे थे, उन्हें ठंडा रखने के लिए हमें एसी की रिक्वायरमेंट होती थी। सपोर्ट मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। सेकेंड जनरेशन में हम मशीन लैंग्वेज के साथ साथ असेंबली लैंग्वेज भी यूज करते थे। सम कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन वेयर IBM 1620, यूनिवैक 1108। नेक्स्ट, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1964 टू 1975। 1964 से लेके 1975 के बीच का टाइम थर्ड जनरेशन को दिया गया है, कि मतलब इस टाइम पीरियड के बीच में जो कंप्यूटर बने हुए हैं वो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहलाते हैं। थर्ड जनरेशन में हमने क्या किया था, आईसी चिप का यूज किया। आईसी मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट। ये हमने कहाँ पे यूज किया था, ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करके यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप का यूज किया गया था। क्यों? क्योंकि एक सिंगल आईसी चिप में कई सारे ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर और कुछ और भी ज़्यादा सर्किट्स उसमें यूज किए गए थे। मतलब आपकी एक सिंगल आईसी चिप कई सारे ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर के बराबर काम कर रही थी। इस आईसी चिप के यूज होने से हमारी कंप्यूटर की साइज़ क्या हो चुकी थी, काफ़ी अधिक रिड्यूस हो गई थी, मतलब काफ़ी अधिक क्या हो चुकी थी, वो कम हो गई थी। साथ ही साथ थर्ड जनरेशन के जो आपके सिस्टम थे वो रिलायबल थे, कि आप उस पर भरोसा कर सकते हैं कि आपने अगर कोई डेटा प्रोसेस करने के लिए दिया है तो उसमें अगर आपको जो भी रिजल्ट जनरेट हो रहा है वो भरोसे लायक था, कि आप मान सकते हैं कि हाँ जो यहाँ पे रिजल्ट आया है वो एक्यूरेट है, वो प्रॉपर सही आया हुआ है। इस जनरेशन में हमने रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया गया। थर्ड जनरेशन में रिपोर्ट प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया गया था। साथ ही साथ यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि आपका फोर्टॉन हो गई, कोबोल हो गई, पास्कल हो गई, बेसिक हो गई, इस तरह की जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज थी उनका भी यूज किया जाने लगा था। हर जनरेशन में लैंग्वेज में चेंजेस हो रहे थे। लैंग्वेज में चेंजेस होने से ये फ़ायदा हुआ कि उसमें प्रोग्रामिंग करना काफ़ी अधिक इजी हो गया था। क्यों? क्योंकि मशीन लैंग्वेज आपकी थी वो बाइनरी लैंग्वेज भी कहलाती है और उसमें केवल आपकी पूरी प्रोग्रामिंग 0 और 1 पे हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे लैंग्वेज आपकी चेंज होती गई है, लैंग्वेज में इंप्रूवमेंट होते गए हैं और हमने क्या किया है, उसे ह्यूमन लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा सा कन्वर्ट किया है, जिस कारण से प्रोग्रामिंग करना काफ़ी आसान हो गया था। मेन फीचर्स ऑफ थर्ड जनरेशन आर आईसी यूज। हमने यहाँ पे थर्ड जनरेशन में क्या हुआ था, ट्रांजिस्टर की जगह पे इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था। मोर रिलायबल इज कंपेरिजन टू प्रीवियस 2 जनरेशन। थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो रिलायबल थे, इतने रिलायबल भी नहीं थे, लेकिन पहले की जो जनरेशन दी हुई थी उनके कंपेरिजन में ये काफ़ी अधिक रिलायबल थे। स्मॉलर साइज, अब साइज क्या हो चुका था आपका, काफ़ी कम हो चुका था। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे ट्रांजिस्टर की जगह पे आपका इंटीग्रेटेड सर्किट यूज किया था। जनरेटेड लेस हीट, साइज कम होने से हीट की प्रॉब्लम भी रिड्यूस हो रही थी, जिस कारण सिस्टम हमारे कम हीट जनरेट कर रहे थे। फास्टर साइज, इनकी स्पीड अब काफ़ी बढ़ चुकी थी। लेस मेंटेनेंस, थर्ड जनरेशन में बनने वाले कंप्यूटर पे मेंटेनेंस पता करना और उसे रिमूव करना काफ़ी आसान हो चुका था। साथ ही साथ क्या था, यहाँ पे मेंटेनेंस भी काफ़ी कम हो चुका था। स्टिल कॉस्टली, लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे अभी भी आ रही थी कि थर्ड जनरेशन में भी क्या था, कॉस्ट अभी भी वैसी ही थी कि अगर आपको कोई भी सिस्टम परचेस करना है थर्ड जनरेशन के टाइम पर तो वो कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंस्टीट्यूट, कोई कंपनी ही परचेस कर सकती थी, क्योंकि उसकी कॉस्ट क्या थी, अभी भी काफ़ी ज़्यादा थी। एसी नीडेड, एसी की रिक्वायरमेंट अभी भी थी, कुछ कम हुई थी रिक्वायरमेंट, लेकिन क्या था, मशीन को ठंडा रखने के लिए हमें एसी की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती थी। कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी,
थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर अब आपकी इलेक्ट्रिसिटी थी वो कम कंज्यूम कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे मशीन की साइज छोटी है, सर्किट यहाँ पे कम यूज हुए हैं, जिस कारण से इलेक्ट्रिसिटी हमें कम सप्लाई करनी पड़ रही है। सपोर्टेड हाई लेवल लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर अब मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं थे, यहाँ पे हम थर्ड हाई लेवल लैंग्वेज का यूज कर रहे थे। मतलब पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग किस पे हो रही है आपकी, हाई लेवल लैंग्वेज पे। फोटोन, कोबोल, बेसिक, ऐसी हम कुछ हाई लेवल लैंग्वेज का यहाँ पे यूज कर रहे हैं। IBM 360 सीरीज PDP पर्सनल डेटा प्रोसेसर, ये आपके थर्ड जनरेशन में डेवलप होने वाले कंप्यूटर हैं। नेक्स्ट है आपका फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1975 टू 1989। 1975 से लेके 1989 के बीच का टाइम फोर्थ जनरेशन को दिया गया है। इस जनरेशन में IC चिप इंटीग्रेटेड सर्किट को VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट से रिप्लेस कर दिया गया था। मतलब जहाँ पे हम IC चिप यूज कर रहे हैं, IC टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, वहाँ पर हम अब VLSI सर्किट का यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक सिंगल VLSI सर्किट पे तकरीबन 5000 ट्रांजिस्टर और अदर सर्किट इंस्टॉल थे, जिस कारण से यहाँ पे क्या हो रहा था, हमारे सिस्टम की स्पीड काफ़ी अधिक बढ़ गई थी। साथ ही साथ क्या हो रहा था, VLSI यूज करने के कारण हमारे सिस्टम की साइज भी थी वो क्या हो चुकी थी, काफ़ी कम हो चुकी थी। प्रेजेंट टाइम पे यूज होने वाले आपके डेस्कटॉप ये फोर्थ जनरेशन से ही आए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने VLSI टेक्नोलॉजी का यूज किया, जिस कारण से हमारे सिस्टम की साइज क्या हो गई, काफ़ी अधिक कम हो गई। साथ ही साथ फोर्थ जनरेशन के जो आपके कंप्यूटर थे वो काफ़ी अधिक पावरफुल थे, कॉम्पैक्ट थे, रिलायबल थे और एफोर्डेबल भी थे। मतलब आप इन्हें परचेस कर सकते हैं, पहले की तरह कॉस्टली नहीं है, कॉस्ट काफ़ी उनकी अब कम हो चुकी है। आपके जो बिजनेस पर्पज में यूज होने वाले कंप्यूटर हैं, पर्सनल कंप्यूटर है जिन्हें हम PC भी कहते हैं, वो सभी आपके फोर्थ जनरेशन पे ही डेवलप हुए हैं और उस जनरेशन में कॉस्ट कम होने के कारण ही सभी लोग इन्हें परचेस कर पा रहे थे। साथ ही साथ फोर्थ जनरेशन में आपकी कुछ हाई लेवल लैंग्वेज और भी डेवलप हुई, जैसे आपकी C++, ये भी आपकी फोर्थ जनरेशन में ही डेवलप हुई थी और उसी टाइम से इनका प्रयोग होना स्टार्ट हुआ था। फीचर्स ऑफ फोर्थ जनरेशन आर VLSI टेक्नोलॉजी यूज। फोर्थ जनरेशन में हमने IC चिप की जगह पे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी का यूज किया। वेरी चीप, आपके सिस्टम क्या हो चुके थे, काफ़ी सस्ते, मतलब बहुत ही सस्ते हो चुके थे। पोर्टेबल एंड रिलायबल, ये सिस्टम थे आपके पोर्टेबल थे और रिलायबल। पोर्टेबल मीन्स आप इनको ले जाकर कहीं भी ईजिली मूव कर सकते हो, कि आपको अब सिस्टम जहाँ पे इंस्टॉल करवाना है ज़रूरी नहीं है कि आप उसे वहीं पे फिक्स करवा दें। आपकी रिक्वायरमेंट अगर चेंज हो रही है तो आप उसे एक प्लेस से ले जाके दूसरे प्लेस पे ईजिली मूव करवा सकते हो। साथ ही साथ ये सिस्टम क्या थे, रिलायबल थे, कि अगर आपने इसमें कोई डेटा प्रोसेस किया है तो उससे जनरेट होने वाला आउटपुट क्या है, बिल्कुल एक्यूरेट है, आप उस पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हो। स्मॉलर साइज, फोर्थ जनरेशन में हमारे सिस्टम की साइज काफ़ी अधिक कम हो गई थी। इसका एग्जांपल सिंपली आप दे सकते हैं आपका डेस्कटॉप, जहाँ पे डेस्कटॉप को अभी रखने के लिए क्या हो रहा है, एक नॉर्मल छोटी सी आपको डेस्क की रिक्वायरमेंट हो रही है, लेकिन आपके फर्स्ट जनरेशन के सिस्टम के लिए क्या था, आपको 30 बाई 50 फीट का एक रूम होना चाहिए था। मतलब साइज़ यहाँ पे क्या हो चुकी थी, बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी थी। नो AC नीडेड, आज के टाइम फोर्थ जनरेशन में बनने वाले कंप्यूटर में AC की रिक्वायरमेंट पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। अगर आपको रखना है AC में तो आप उसे रखो, अदरवाइज बिना AC के भी ये काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मशीन की साइज कम हो चुकी है, सिस्टम में इंटरनली बहुत कम सर्किट एलिमेंट यूज किए जा रहे हैं, जिस कारण से क्या होगा, ये कम हीट प्रोड्यूस करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट वॉज इंट्रोड्यूस। फोर्थ जनरेशन में इंटरनेट का कॉन्सेप्ट भी आया था, जिसने टेक्नोलॉजी में काफ़ी अधिक एडवांटेज दिए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे नेटवर्किंग की फील्ड में क्या हुआ है, काफ़ी अधिक डेवलपमेंट हुआ है, जिस कारण से इंटरनेट को कहीं पे भी एक्सेस करना काफ़ी इजी हो गया था। कंप्यूटर बिकम ईजिली अवेलेबल। फोर्थ जनरेशन के बाद बनने वाले कंप्यूटर से ही क्या हुआ है, कंप्यूटर क्या थे, आपको ईजिली अवेलेबल हो रहे थे कि अगर कोई भी इन्हें परचेस करना चाह रहा है तो वो ईजिली इन्हें परचेस कर सकता है। स्टार 1000, PDP 11, क्ले फर्स्ट, जिसे हम सुपर कंप्यूटर भी कहते हैं, ये सब आपके फोर्थ जनरेशन में बनने वाले ही कंप्यूटर हैं। नेक्स्ट है आपका और लास्ट है आपका ये टॉपिक यहाँ पे फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1989 टू ऑनवर्ड। 1989 से लेके अभी प्रेजेंट का जो भी टाइम चल रहा है वो सभी फिफ्थ जनरेशन में आ रहा है, क्योंकि फिफ्थ जनरेशन एक एडवांस जनरेशन कही जाती है। फिफ्थ जनरेशन में हमने VLSI टेक्नोलॉजी को ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी से रिप्लेस कर दिया गया।
मतलब जो एक VLSI पे क्या हो रहा था, 5000 ट्रांजिस्टर और कई सारे सर्किट यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लगा कि वो टेक्नोलॉजी को भी रिप्लेस करके उसे अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट में कन्वर्ट कर दिया गया। साथ ही साथ आपके 5th जनरेशन के जो सिस्टम है उसमें पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सॉफ्टवेयर का यूज किया गया। आपकी जो 5th जनरेशन है वो स्पेशली AI पर बेस्ड है। AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मीन्स कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कि जो चीज़ें रियल में नहीं है लेकिन क्या होगा वो हमें लगेगा, ऐसा फील होगा कि नहीं वो रियल में हो रही है। इसका आप सबसे बड़े एग्जांपल दे सकते हैं आपके आर्टिफिशियल फ्लावर, जो दिखते होते आर्टिफिशियल हैं, रियल के नहीं होते, लेकिन देखने पे आपको लगेगा कि नहीं ये फ्लावर क्या है आपका रियल में ही है। वैसे यहाँ पे अब टेक्नोलॉजी जो है वो कंप्यूटर साइंस में डेवलप की जा रही है। आपको जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है वो कंप्यूटर साइंस में एक उभरती हुई शाखा है कि इस टाइम पे आपके जो कंप्यूटर डेवलप किए जा रहे हैं वो स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे बेस्ड ही बनाए जा रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे रोबोट, अभी कुछ टाइम पहले आपका एक रोबोट डेवलप किया गया था सोफिया, जिसको देखने में बिल्कुल वो इंसानों सा दिखता था। तो इस टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज करके ऐसे कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं जो देखने में बिल्कुल ह्यूमन की तरह होंगे, मतलब वो लगेगा कि खुद से सोच रहे हैं, खुद से इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं, खुद से आगे की प्रोसेसिंग जो भी है वो कर रहे हैं। इंटरनली क्या है वो एक तरह से कंप्यूटर ही है। 5th जनरेशन के कंप्यूटर में हम C++, जावा, .NET, PHP जैसी हाई लेवल लैंग्वेज डेवलप की जा रही है और इनका भी यूज किया जा रहा है। इस टाइम पे जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की जा रही है वो GUI सपोर्टेड होती हैं, कि मीन्स अगर आपको उनमें प्रोग्रामिंग करनी है तो आपको कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी, आपको उसमें ड्राइंग करनी होगी। आपके पास डिफरेंट टाइप्स के टूल्स होंगे, हम वो टूल्स ड्रैग करेंगे, उनको अरेंज करेंगे और उसके बेस पे जो आपकी कोडिंग है वो ऑटोमेटिक से आपके कोडिंग विंडो पे हो जाएगी। फीचर्स ऑफ 5th जनरेशन इज VLSI टेक्नोलॉजी। 5th जनरेशन में क्या हुआ, VLSI को रिप्लेस करके हमने ULSI टेक्नोलॉजी का यूज किया। डेवलपमेंट ऑफ ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इस टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का डेवलपमेंट हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मीन्स कृत्रिम बुद्धिमत्ता। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है इसमें डेवलप हो रही है। नेचुरल लैंग्वेज मीन्स सिंपली आप ऐसी लैंग्वेज बनाई जा रही है 5th जनरेशन में जो बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन लैंग्वेज की हो, कि आप जैसे बातें करते हैं, जैसे बोलते हैं, बस अपने वर्डों में आप टाइप करेंगे और कंप्यूटर उसको समझकर उसके अकॉर्डिंग कोडिंग ऑटोमेटिक कर देगा। डेवलपमेंट ऑफ GUI प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इस जनरेशन में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बेस पे प्रोग्रामिंग की जा रही है, जहाँ पे प्रोग्रामिंग करने के लिए कोडिंग की अपेक्षा टूल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सिंपली अगर आपको कोई भी टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए आपको टेक्स्ट बॉक्स की कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी, जैसे आपकी C++ में कोडिंग करनी होती थी। अब यहाँ पे कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पर आपको टूल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप उन टूल्स से टेक्स्ट बॉक्स को ड्रैग करके अपने वर्किंग एरिया पर ला सकते हैं और कोडिंग विंडो में उस टेक्स्ट बॉक्स की कोडिंग ऑटोमेटिक से हो जाएगी। साथ ही साथ आपके जो 5th जनरेशन के कंप्यूटर हैं उनको ऐसा बनाया जा रहा है कि वो क्या है, मल्टीमीडिया फीचर से पूरी तरह से लेस हैं। साथ ही साथ वो यूज़र फ्रेंडली है, कि मीन्स उन्हें समझना, उन्हें यूज करना बहुत अधिक ईजिली है, कि आपको अगर कोई भी सिस्टम दिया गया है तो आप उस पर ईजिली वर्क कर सकते हो। कंप्यूटर अवेलेबल चीपेस्ट रेट, साथ ही साथ क्या हो चुका है, आपके 5th जनरेशन के जो कंप्यूटर है बहुत ही कम प्राइस पे आपको मिल रहे हैं। आज के टाइम पे आप जो देखते हैं, आपका डेस्कटॉप हो गया, पॉम टैब हो गया, सिंपली स्मार्टफोन, ये भी आपका क्या है, कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। 5th जनरेशन में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी लाई गई है उसको स्पेशली फोकस किया जा रहा है आपके रोबोटिक्स पर। मतलब यहाँ पे क्या किए जा रहे हैं, आपके तरह तरह के रोबोट बनाए जा रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एक एग्जांपल तो सोफिया का आपने देखा है कि जो रोबोट डेवलप किया गया, साथ ही साथ ऐसी चिप बनाई जा रही है जो होती कंप्यूटर है, वो आपके बॉडी में इंटरनली कहीं भी फिट कर दी जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। और साथ ही साथ वो क्या कर रही है, आपके बॉडी का पूरा मेजरमेंट दे रही है कि आपकी पल्स रेट क्या है, हार्ट बीट क्या है, टेम्परेचर क्या है, सभी चीज़ें क्या कर रही हैं, कंट्रोल कर रही हैं, साथ ही साथ क्या कर रही हैं, आपको वो बता रही हैं। तो ये हो गई आपकी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे कंप्यूटर जब से ये 16th सेंचुरी से डेवलप हुआ था तब से लेके अब तक इसमें कई सारे चेंजेस हुए। जैसे इसकी सबसे बढ़िया एग्जांपल आप देख सकते हो साइज को देखकर, कि कहाँ वो एक सिस्टम को रखने के लिए 30 बाई 50 फीट का एक आपको रूम चाहिए, कहाँ आज आपका सेल फोन है जो आपके हाथ में आ सकता है, जिसे आप लेके कहीं पे भी मूव कर सकते हो। इस तरह से क्या हुआ है, आपके कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में, साइज में, शेप में, उसके फीचर्स में समय समय पे चेंजेस होते गए हैं और इन्हें जनरेशन में स्टोर किया गया है। थैंक यू।